नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। राजीव भाटिया जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंटेस्ट की। क्या कंटेस्ट है? 17 नवंबर को इंडिया कनाडा ट्रैक 1.5 डायलॉग का तीसरा राउंड आयोजित होगा। आप एक बात बताइए, ट्रैक 1.5 डायलॉग का क्या मतलब है? देखो, ये एक प्रकार की डिप्लोमेसी है। जब दो देशों के बीच ट्रैक 1 डायलॉग आयोजित होता है, इसका मतलब उस डायलॉग में दोनों देशों के ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर दो देशों के बीच ट्रैक 2 डायलॉग आयोजित होता है तो इसका मतलब दो देशों की तरफ से सिविल सोसाइटी के लोग, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स, एनजीओज की तरफ से पार्टिसिपेशन होता है और विभिन्न मुद्दों पर जिन पर कोऑपरेशन इंक्रीज किया जा सकता है उन पर चर्चा होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है, ट्रैक 1 तो हमने डिस्कस कर लिया, 2 भी डिस्कस कर लिया, तो ट्रैक 1.5 डायलॉग क्या होता है? देखो, जब ट्रैक 1.5 डायलॉग आयोजित होता है ना दो देशों के बीच, तो उस डायलॉग में ना सिर्फ दो देशों के ऑफिशियल्स यानी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, बल्कि सिविल सोसाइटी के लोग, प्रोफेसर्स, एनजीओ के लोग, ये सब भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब दोनों तरह के लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी भी होते हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी होते हैं, थिंक टैंक के लोग भी होते हैं। ये मतलब है ट्रैक 1.5 डायलॉग का। तो 17 नवंबर को ये डायलॉग आयोजित होगा इंडिया और कनाडा के बीच और ये तीसरा राउंड का डायलॉग होगा। ट्रैक 1.5 डायलॉग के 2 राउंड्स ऑलरेडी घटित हो चुके हैं और ये तीसरा राउंड होगा। इस डायलॉग में दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दोनों देशों की तरफ से स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स ये भी हिस्सा लेंगे। डिस्कशन होगी कैसे पोस्ट कोविड वर्ल्ड में दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, खास करके डिजिटल कोऑपरेशन। जैसे देखो, फिनटेक, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो फाइनेंशियल वर्ल्ड को और ज़्यादा इजी बनाती हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन इंडो पैसिफिक रीजन में भी अब विभिन्न देश चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए, यानी सप्लाई चेन्स जो है इंडो पैसिफिक रीजन में वो रीस्ट्रक्चर हो रही हैं। तो इसलिए भी इंडिया और कनाडा रिलेशंस को मजबूत बनाने की एक अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों के पास। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है कि ट्रैक 1.5 डायलॉग का जो पहला राउंड था ना, उसमें तो कुछ खास नहीं हुआ। रियल चेंज आया दूसरे एडिशन से, दूसरे राउंड से। ऐसा क्यों? देखो, अभी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। इनका जो पहला कार्यकाल था ना, इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री खालिस्तान के इशू को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं थे। इंडिया बहुत सेंसिटिव है खालिस्तान के इशू को लेके, पास्ट में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो चुका है। अब आप एक बात बताइए, कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आते हैं और उनके साथ जो दल आता है उसमें ऐसे भी पर्सन्स हैं जो खालिस्तान के इशू को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जो खालिस्तान की मांग करते हैं। तो बताइए इंडिया को कैसे लगेगा? इंडिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और वैसा ही हुआ था 2018 में, जब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। वो यात्रा बहुत ज़्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। डिजास्टर कैसे? जैसे जब देखो कोई भी देश का प्रीमियर भारत की यात्रा पर आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जोर शोर से स्वागत करते हैं, ट्वीट करते हैं, जोर शोर से मिलते हैं, लेकिन उस विजिट पर सरकार की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। हमने आर्टिकल्स भी उस समय डिस्कस किए थे। वो विजिट पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई थी कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत में। तो 2019 में फिर से इलेक्शंस कंडक्ट हुए कनाडा में और प्रधानमंत्री हालांकि फिर से यही बने जस्टिन ट्रूडो, लेकिन इस बार इनके पास जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो पहले के अपेक्षाकृत कम हैं। तो दूसरे कार्यकाल में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की सरकार अब इंडिया की सेंसिटिविटी को समझने लगी है। कनाडा के प्रधानमंत्री अब इस बात को समझ गए हैं कि कुछ लोगों के कारण जो खालिस्तान के इशू को प्रमोट करते हैं, इस वजह से इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं खराब हो रहे हैं। तो अब
जो कांटा था इंडिया कनाडा रिलेशंस में वो निकल चुका है और रिलेशंस धीरे धीरे फिर से इम्प्रूव होने लगे हैं। जैसे देखो, कनाडा की सरकार ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी कि इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो कोविड के बाद रिश्ते इसलिए भी मजबूत हुए क्योंकि चाइना और कनाडा के रिलेशंस में अभी फिलहाल काफ़ी खटास है। क्यों? क्योंकि यूएसए के कहने पर कनाडा में हुवेई की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद चाइना ने कनाडा के 2 डिप्लोमेट्स को अरेस्ट कर लिया, तो काफ़ी डिप्लोमेटिक टेंशंस क्रिएट हो गई चाइना और कनाडा के बीच। कनाडा में जो पब्लिक ओपिनियन है पूरी तरह से चाइना के अगेंस्ट है, जबकि कनाडा को इस बात को लेकर भी सिंपैथी है कि कैसे बॉर्डर पर चाइना के साथ इंडिया की टेंशंस हैं। तो इस एस्पेक्ट ने भी इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को मजबूत बनाने का काम किया। इसके अलावा देखो, इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की एग्रेसिवनेस है या फिर क्वाड का मजबूत होना है, इवन फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी ये भी इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं। तो कनाडा को लगता है हम क्यों पीछे रहें। कनाडा भी इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव रोल प्ले करना चाहता है, जबकि आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया ऑलरेडी एक मजबूत प्लेयर है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं इंडिया और कनाडा के बीच में। अब देखो, कुछ ट्रेड संबंधित एस्पेक्ट पर चर्चा की जाती है। कहा जाता है ये जो ट्रैक 1.5 डायलॉग का तीसरा राउंड आयोजित होगा 17 नवंबर को, इसमें ट्रेड पर भी काफ़ी डिस्कशन होगी। अभी देखो, ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे खासे हैं इंडिया और कनाडा के बीच। 2019 में मर्चेंडाइज ट्रेड था 10 बिलियन कनाडियन डॉलर्स का। ये कनाडियन डॉलर है, सी डॉलर। और कनाडा की तरफ से इंडिया में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 55 कनाडियन डॉलर्स। इवन देखो, 8 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था वर्चुअली, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया था कि इंडिया में मैच्योर कैनेडियन इन्वेस्टर्स काफ़ी लंबे समय से हैं और उनको विश्वास दिलाया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। खास करके डिजिटल डोमेन में काफ़ी कोऑपरेशन की संभावना है, क्योंकि कनाडा के पास एक्सपर्टीज़ है। कनाडा ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, कैपिटल रिसोर्सेज। और इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत है। स्किल पावर इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा है। डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में भी इंडिया में काफ़ी बड़ी मार्केट है। नेक्स्ट बात की जाती है डायस्पोरा की। इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं लगातार बड़ी संख्या में कनाडा में एजुकेशन हासिल करते जा रहे हैं और इंडिया के स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी खर्च करते हैं। इससे कनाडा की इकोनॉमी भी मजबूत होती है। पिछले साल देखो, कनाडा ने 3,30,000 नए इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया था, जिसमें से 1/4 यानी 85,000 तो इंडिया से ही हैं। इंडिया का जो डायस्पोरा है कनाडा में वो है 16 लाख का। 16 लाख भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं, जो कि कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 4% के आसपास है। और अब इंडियन डायस्पोरा कनाडा की पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। तो लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, वैसे तो देखो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इंडिया और कनाडा के बीच, लेकिन जो कॉमन इंटरेस्ट हैं और कॉमन वैल्यूज़ हैं वो इंडिया और कनाडा के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में सहयोगी साबित हो रही हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।